नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। जब किसी बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट का ऐलान होता है तो सबसे पहले उस इलाके के रियल एस्टेट में हलचल दिखना शुरू हो जाती है। हाल की खबर है कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को 450 प्लॉट की एवज में 1,12,000 एप्लीकेशन मिले हैं। कहा जा रहा है कि जेवर में जमीनों के दाम बीते 5 साल में करीब दोगुने हो चुके हैं। तमाम बड़े बिल्डर जेवर के आसपास अपने प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। इस तेजी को देखते हुए तमाम घर खरीदार और निवेशक जेवर के प्रॉपर्टी मार्केट में मौके तलाश रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि मौजूदा समय में जेवर के प्रॉपर्टी मार्केट की स्थिति क्या है, जमीनों के भाव, प्लानिंग की ग्राउंड रियलिटी क्या है। कहा जा रहा है कि अगले साल अप्रैल में जेवर एयरपोर्ट पर ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। ऐसे में अगर आप जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको सही प्रॉपर्टी मिले। कहीं जेवर के नाम पर हाइप तो क्रिएट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये वही नोएडा है जहां आज से करीब 2 दशक पहले भी कुछ इसी तरह का हाइप क्रिएट हुआ था। अंधाधुंध प्रोजेक्ट आए थे, लाखों लोगों ने निवेश किया था और भारी संख्या में प्रोजेक्ट अटक गए थे। जमीन से जुड़े विवादों का दंश आज भी घर खरीदार झेल रहे हैं। कोर्ट, कचहरी और बिल्डरों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। तो आज का ये शो जेवर एयरपोर्ट के आसपास प्रॉपर्टी मार्केट के हलचल की हकीकत को समझने पर है। मेरे साथ एक्सपर्ट्स भी हैं, डेवलपर भी हैं, नोएडा के प्रॉपर्टी मार्केट को लंबे समय से ट्रैक करने वाले वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। तो आपको उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं विपिन अग्रवाल, सीएमडी हैं निम्बस ग्रुप के। दीपक मिश्रा हैं मेरे साथ, हेड हैं नॉर्थ इंडिया रेजिडेंशियल सर्विस के, कॉलियर्स इंडिया के लिए। रवि सिन्हा है, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। तो दीपक जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं। कॉलियर्स ने हाल ही में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें जेवर एयरपोर्ट का भी जिक्र है और भी तमाम इंफ्रा का जिक्र किया गया है। तमाम इंफ्रा प्रोजेक्ट की बात उसमें कही गई है। पहले तो उस रिपोर्ट की बारीकियां बताइए और जेवर को लेकर क्या मेन पॉइंट्स है वो भी समझाइए। दीपक जी, थैंक यू सो मच शो पे इनवाइट के लिए। और सबसे बड़ी चीज जो आपने बोला कि जेवर में नेक्स्ट ईयर वैसे भी एयरपोर्ट फंक्शनल होने वाला है। सर, यमुना एक्सप्रेसवे का दीपक जी अलग स्टैंडर्ड है। एक तो वहां पर बहुत सारा इंफ्रा डेवलपमेंट है। इंफ्रा डेवलपमेंट में कहीं भी अगर इंफ्रा डेवलपमेंट होता है तो रियल एस्टेट का सेक्टर वहां बूम करता है। चाहे आप जेवर एयरपोर्ट का देख लीजिए, या फिर जैसे मेट्रो की कनेक्टिविटी स्मूथ है वहां भी देख लीजिए, या फिर रेलवे स्टेशन का वहां से नियर बाई एक बुराकी रेलवे स्टेशन है जिसका बहुत अच्छा काम चल रहा है। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर पहली बात तो इंफ्रा डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। जैसे जैसे इंफ्रा डेवलपमेंट होगा वहां पर रियल एस्टेट सेक्टर बूम करेगा। सेकेंडरी क्या है दीपक जी, टोटल यमुना एक्सप्रेसवे का जो लैंड पार्सल है दैट इज 24,700 हेक्टेयर। उसमें सिर्फ 20% ही है जो रेजिडेंशियल एरिया है। तो नए डेवलपमेंट जैसे आएंगे, लैंड पार्सल कम है वहां पर, तो रेजिडेंशियल की डिमांड वहां रहेगी। साथ ही साथ 20% एरिया वहां पर इंडस्ट्रियल के लिए है। इंडस्ट्रियल का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपको वहां पर जॉब क्रिएशन होगा ही होगा। गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे वहां पर इंफ्रा डेवलपमेंट और होगा, इंफ्रा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, कंपनीज आएंगी। एक हिस्सा वहां पर ऐसा है जहां पर इंस्टीट्यूशनल एरिया है, एक हिस्सा ऐसा वहां पर जैसे आपने सुना होगा कि F1 ट्रैक भी है, क्रिकेट स्टेडियम भी है, एजुकेशनल हब भी है। तो इंफ्रा डेवलपमेंट से यमुना एक्सप्रेसवे पर जो अप्रिशिएशन है इन्वेस्टर के लिए वो बहुत अच्छा अप्रिशिएशन है और आगे के लिए और अच्छा अप्रिशिएशन होगा उसको। बिल्कुल, इंफ्रा डेवलपमेंट से जेवर में अप्रिसिएशन को सपोर्ट मिलता दिख रहा है। विपिन जी, आपके पास आते हैं। आपने भी जेवर में अपनी मौजूदगी दर्ज की है, आप वहां प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। एक डेवलपर के नजरिए से वहां किस तरह का डेवलपमेंट हो रहा है? अगर डेवलपर्स की नजरिए से हम देखने और समझने की कोशिश करें तो क्या स्ट्रेटेजी लेकर चल रहे हैं डेवलपर वहां पर? जी, यमुना एक्सप्रेसवे पर डिमांड अभी कुछ सालों से बहुत अच्छा है। और वहां पर जो डिमांड है, दो तरह की डिमांड है। एक तो लोग चाहते हैं कि फ्यूचर में हम लोगों को एक अच्छा रेसिडेंस मिले जहां पर पॉल्यूशन से भी आउटेड हो और ट्रैफिक भी कम हो। और जिस तरह से वहां पर डेवलपमेंट हो रहा है इंडस्ट्री को लेकर, और चारों तरफ आपका ओलंपिक सिटी, फिल्म सिटी और काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने प्लांट डाल रही हैं। ऑलरेडी वहां पर वीवो ने और अपना जो कंपनी है बीकानेर वाले, उन्होंने भी अपना सेटअप कर दिया है। तो उसको देखते हुए मतलब वहां पर काफी हाउसिंग की और अपार्टमेंट्स की डिमांड जनरेट हो रही है। तो आगे फ्यूचर में जो आगे जो नए डेवलपर्स आ रहे हैं उसी को डिमांड को देखते हुए और अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जिससे कि उस डिमांड को पूरा कर पाए। दूसरी बात क्या है कि जो अथॉरिटी की जो रेट्स हैं और कंपेयर करेगा हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा को, तो उस हिसाब से उनके जो डिमांड जो अभी उनके आते हैं लैंड की जो निकालते हैं बेचने के लिए, उसका रेट काफी कम होता है, जिसको मतलब डेवलपर आराम से उसको मतलब जो है अचीव कर सकता है उस प्राइस को,
जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है लगभग वो बराबर रहती है, लेकिन लैंड की कॉस्ट नीचे रहती है, जिसकी वजह से वो वाइबल प्रोजेक्ट बन जाता है, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होता है। अब ये मतलब डिमांड इस तरह से बनी रहती है। ठीक है रवि सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो प्राइस बढ़ रहे हैं वो नेचुरल हैं या फिर कोई और कारण दिख रहा है? देखिए, अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के आधार पे बताऊं कि वहां की फ्यूचर पोटेंशियल क्या है, वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी प्लान है, तो सब कुछ ऑन पेपर बहुत प्रॉमिसिंग मार्केट लगता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि एयरपोर्ट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम सब ने उल्वे का एग्जाम्पल हमारे सामने है जो नवी मुंबई में हमने देखा है। हम सब ने देखा है कि कैसे वो नैना जो है नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस एरिया, वहां 20 साल में प्रॉपर्टी प्राइसेस 20 टाइम्स बढ़े, एयरपोर्ट का कहीं अता पता भी नहीं था। अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे पे जाता हूं और ग्राउंड रियलिटी को देखता हूं तो मुझे उसमें एक फियर फैक्टर दिखता है। वहां पे एक स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है। खासकर जो आप प्लॉट्स की बात कर रहे हैं, सिर्फ अथॉरिटी के प्लॉट्स नहीं, इवन जो एग्रीकल्चरल प्लॉट्स हैं उसके प्राइसेस भी ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि एक स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है। इन्वेस्टर्स वहां पर पैसा डाल रहे हैं। क्या यमुना एक्सप्रेस वे आज की तारीख में लिवेबल कंडीशन में है? क्या अगले 5 साल में यमुना एक्सप्रेस वे लिवेबल कंडीशन में होगा? मुझे नहीं लगता है कि यमुना एक्सप्रेस वे अगले 15 साल के पहले एक एवरेज वर्किंग क्लास के लिए, एक एवरेज मिडिल क्लास, सैलरीड मिडिल क्लास के लिए अगले 15 साल में प्रॉपर लिवेबल कंडीशन में नहीं आने जा रहा है। ये जितने आपको हाइप क्रिएट किए जा रहे हैं, ये प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग का एक पैटर्न मैं देख रहा हूं। और वो पैटर्न में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो डीप पॉकेट इन्वेस्टर्स हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा है। लेकिन एक एवरेज आदमी अगर अपनी जिंदगी की गाढ़ी कमाई डालने जा रहा है तो मुझे लगता है उसको बहुत ड्यू डिलिजेंस करना होगा, क्योंकि वो वहां पे स्टकअप भी हो सकता है। दीपक जी, ये जो खबर है कि ईडा को 450 प्लॉट के लिए 1 लाख से अधिक एप्लीकेशन मिले हैं, जाहिर है खरीदार भरपूर हैं और हर कोई चाहेगा कि यहां प्रॉपर्टी मिले। मास्टर प्लान के मुताबिक कौन से अच्छे इलाके हैं जहां निवेश करना चाहिए और कहां निवेश करने से बचना चाहिए? देखिए दीपक जी, यमुना एक्सप्रेस में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रेजिडेंशियल टोटल 20% ही है। उसमें से अथॉरिटी का भी अलॉटमेंट है और प्राइवेट डेवलपर्स भी अपने डेवलपमेंट लेकर के आते हैं। पिछले 2-3 सालों में अगर आप देखेंगे तो यमुना एक्सप्रेसवे पर बहुत लिमिटेड प्राइवेट डेवलपर का लॉन्चेस हुए हैं। अभी पिछले 6-8 महीने में कुछ 1-2 लॉन्चेस हुए हैं वहां पर। तो सेक्टर 22 हो गया, सेक्टर 25 हो गया, वहां पर लोग अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। अब डिपेंड करता है बायर के ऊपर कि उनकी उनका टिकट साइज क्या है, उनको अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करना है या प्लॉट में इन्वेस्ट करना है। अगर अपार्टमेंट की बात करेंगे तो अपार्टमेंट में पिछले 2 साल में प्राइस ऑलमोस्ट डबल हुआ है। मतलब 22 से लेकर के अगर हम 24 की बात करें तो पर स्क्वायर फीट रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और सेम वाइस से वर्षा प्लॉट में भी हुआ है कि प्लॉट अब जिस भी कस्टमर को या यूजर को वहाँ इन्वेस्ट करना है, डिपेंड ये करता है कि उनका टिकट साइज क्या है, उनको नियर बाई परी चौक चाहिए या 0 पॉइंट चाहिए या थोड़ा और दूर जा सकते हैं। तो जैसा जिसके साथ बाइंग है वो वहां परचेज कर सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दीपक जी कि जो नोएडा की बाइंग है, एवरेज बाइंग मिनिमम 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, 14 to 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट है। यमुना एक्सप्रेसवे पर आज भी क्लोज टू 8,000, 8,100, 7,800 रुपीज पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट मिल जाता है इन अपार्टमेंट में। तो होता है क्या सर कि एक एवरेज टिकट साइज इन लेस देन 1 CR अपार्टमेंट का साइज मिल जाता है, इसलिए वहां पर इन्वेस्टर और एंड यूजर दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से डिमांड दिख रही है, लेकिन रेजिडेंशियल लैंड महज 20% है, ऐसे में चौतरफा प्राइवेट डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो कौन से इलाके हैं जिनमें निवेश से बचना चाहिए? दीपक जी, जैसे अभी रवि जी ने बोला कि जहां भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले तो उस एरिया का आप ड्यू डिलिजेंस करिए। और ड्यू डिलिजेंस के लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि एक सिंपल वे होता है, आप सर्च एंड टाइटल रिपोर्ट निकलवाइए लोकल अथॉरिटीज में। सर्च एंड टाइटल रिपोर्ट से आपको प्रॉपर्टी का पूरा डिटेल मिल जाता है और कस्टमर के लिए सबसे सेफ है। जहां भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप एक लॉयर से कांटेक्ट कीजिए और वहां से आप सर्च एंड टाइटल रिपोर्ट निकालिए। वहां पर आपको ड्यू डिलिजेंस बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि इस पर कोई इनकम्बेंस है या नहीं है। वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर कोई लीगल लिटिगेशन ना हो, अथॉरिटी के एक्वायरिंग के अंदर ना हो और सारे टाइटल क्लियर हो, वहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
बिल्कुल, जहां क्लैरिटी नहीं है वहां निवेश करने से बचें। विपिन सर, एक बात जो हमने देखी है कि बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट की वजह से एक हाइप क्रिएट कर दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि एयरपोर्ट की प्रॉक्सिमिटी में अलग तरह से डेवलपमेंट होता है। एक उदाहरण जो कि रवि जी ने दिया कि नवी मुंबई में उल्वे को 1.5 दशक पहले से एयरपोर्ट के नाम पर खूब बेचा गया, बाकी इंफ्रा डेवलपमेंट भी हुआ, लेकिन एयरपोर्ट अब तक बनकर तैयार नहीं हो पाया। अब आप जेवर में एक भारी भरकम निवेश कर चुके हैं, तो आप बेहतर समझते होंगे कि वहां का किस तरह का माहौल है। ऐसे में आप बेहतर बता सकते हैं कि जेवर में कितना हाइप है और कितनी वास्तविकता है। इसमें क्या है कि जेवर जो एयरपोर्ट है उसका एक एडिशन फैक्टर तो है ही इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस तरह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना, बेसिकली ये तीनों एडजॉन है, और दूसरी तरफ से जो हमारे एक्सप्रेस हाईवे जो बनाया है जेपी वालों ने, तो उसका जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो वेल डेवलप्ड है, जिसमें कनेक्टिविटी दोनों तरफ बहुत अच्छे ढंग से होती है, जिसमें अगर आप नोएडा में कोई काम करता है, अगर यमुना में अगर रहता है, तो उसके लिए उस तक वहाँ नोएडा में जाकर काम करना उसके लिए डिफिकल्ट बात नहीं है, क्योंकि प्राइस की जो रेंजिंग है नोएडा और यमुना और ग्रेटर नोएडा, तीनों की डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, टिकट साइज तीनों के अलग अलग हैं, वो इस तरह से है। और दूसरा, जो अभी इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे हैं उसका एक फ्यूचर एस्पेक्ट रहता है कि जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, रैपिड रेल कॉरिडोर बनेगा, मेट्रो स्टेशन आएंगे, लॉजिस्टिक पार्क बनेगा, ये सब फ्यूचरिस्टिक मतलब जो है सारी चीजें होती हैं, जिसकी वजह से प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है, और उसी वजह से लोग मतलब जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप गवर्नमेंट से कोई चीज ले रहे हैं, अथॉरिटी उसको कर रही है, तो उसमें कोई किसी तरह का कोई हर्डल्स नहीं है, और उसकी इन्वेस्टमेंट भी ब्लॉक नहीं होगी। क्यों? लेटर सुनर ये जो डेवलपमेंट है, आज अगर आप देखें तो यमुना एक्सप्रेस में 10 साल पहले भी डेवलपमेंट हो चुकी थी। हमारा जो प्रोजेक्ट है, जिसकी हम 22A और 22B और डी की बात करते हैं, तो परफेक्ट वहां पर रोड बनी हुई है, सीवर ऑलरेडी प्लांट है। इतने एडवांस स्टेज पर किसी भी स्टेट में डेवलपमेंट नहीं होती है, जो कि हम लोगों ने बहुत बारीकी रूप से देखा है कि ये इतनी एडवांस स्टेज पर उनकी डेवलपमेंट होती है। वहां पर प्रोजेक्ट को मतलब सेटअप करना, उसको हैंडओवर करना, कोई कस्टमर को कोई तकलीफ नहीं आती है, अगर हम दूसरे स्टेट में अगर हम बात करते हैं। और इस तरह से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो उसका इन्वेस्टमेंट गलत होगा। इन्वेस्टमेंट जो उसके अप्रिसिएशन मिलता है वो शुरू में ही मिलता है। अगर ये इन्वेस्टमेंट वो 4-5 साल बाद करेगा, तो डेफिनेटली उसको प्राइस मतलब हो सकता है उसका डबल प्राइस हो। जैसे कि अगर आप 3-4 साल पहले देखो तो 20,000 के आसपास स्क्वायर यार्ड में जमीन मिल जाती थी, आज वही जमीन जो है 70-75 हजार रुपए की डिमांड है। तो बेसिकली डिमांड और सप्लाई का मतलब रहता है। जैसे दीपक जी ने बताया कि 20% ही रेसिडेंशियल है वहां पर, बाकी रेस्ट ऑफ एरिया अदर एक्टिविटी है, तो रेसिडेंस एरिया इज वेरी लिमिटेड। ये बात जरूर है कि जो लोग हाई राइज बना रहे हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि अभी 4-5 साल में उसकी डिमांड आएगी। क्यों? हाई राइज में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसमें मतलब काफी मतलब एडवांस स्टेज पर मतलब उसमें ये हो सकता है कि उसमें डिमांड ना हो, अधूरा बिके, अधूरा नहीं बिके, तो उसकी जो फंड्स की व्यवस्था है शायद वो डेवलपर उसको नहीं संभाल पाए। लेकिन जहां तक प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट है, लो राइजिंग की इन्वेस्टमेंट है, और उसमें डिमांड मेरे ख्याल से बराबर बनी रहेगी, और लोग अभी इसी स्टेज पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि आगे 4-5 साल के बाद अगर कोई प्लान करता है, सिटी अच्छे ढंग से डेवलप और बस जाती है, चारों तरफ इंडस्ट्री आ जाती है, तो वो एप्रिसिएशन का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। बिल्कुल, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहां वक्त है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जेवर एयरपोर्ट के बारे में कुछ और चीजें समझने की कोशिश करेंगे, कुछ और बारीकियों पर नजर डालेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। रवि सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो प्राइस बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो डिमांड हमको दिख रही है, वो नेचुरल है या फिर कोई और कारण दिख रहे हैं इसका? इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखिए, कोई भी जब नया एरिया डेवलप होता है तो वहां पे, और खासकर जहां पर फ्यूचरिस्टिक बहुत सारे प्रोजेक्शंस होते हैं, वहां पे एक इन्वेस्टर ड्रिवन स्पेकुलेटिव डिमांड आ जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं, और चूंकि इस शो में मैं रेगुलर रहा हूं, मैं जानता हूं कि हमारा ऑडियंस जो है वो एक एवरेज मिडिल क्लास बायर है।
एक एवरेज मिडिल क्लास बायर के लिहाज से जब मैं देखता हूं, जितने सारे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट्स की बात होती है, फॉर्मूला 1 हो, फिल्म सिटी हो, क्या वो उस एवरेज मिडिल क्लास के किसी भी यूज का है? एवरेज मिडिल क्लास ऐसे जगह पे जाना चाहेगा जहां जॉब्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहे हों। और जो अभी वहां पे प्रोजेक्शंस भी हैं कि बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स आएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे, वो मेरे ख्याल से कम 15 साल आगे की कहानी है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप एक एवरेज मिडिल क्लास बायर हैं और आप ये सोचते हैं, जैसा कि इस डिस्कशन में बार बार उठा कि आप अगर नोएडा में नहीं खरीद सकते हैं, अगर आप ग्रेटर नोएडा में अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप यमुना एक्सप्रेसवे पे जा सकते हैं। सवाल यहां पर यह उठता है, क्या यमुना एक्सप्रेसवे में जेवर एयरपोर्ट के आसपास आज वो जॉब कैचमेंट एरिया है? और अगर वो जॉब कैचमेंट एरिया नहीं है, क्या आपका बजट आपको अलाउ करता है कि आप एक इन्वेस्टमेंट करें और 15 साल बाद वहां शिफ्ट होने का प्लान करें? देखिए, ये आपको एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से चीजों को समझना पड़ेगा। जो प्राइस एप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं, किसी भी मार्केट में इनिशियल स्टेज में जो इन्वेस्टर्स एंटर करते हैं वो डबल ट्रिपल कमाकर निकल जाते हैं। और यहां यमुना एक्सप्रेसवे में कुछ अलग नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूं, आप अथॉरिटी के प्लॉट छोड़ दीजिए, आप एग्रीकल्चरल प्लॉट में जाकर देखिए, जिस तरीके के आपको स्पेकुलेशन देखने को मिल रहा है। और यहीं पे मुझे एक फियर फैक्टर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अगर, देखिए, मैं दो लेवल पर चीजों को बात करते हैं। अगर मेरे पास सिंपल एक इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, तो क्या मुझे यमुना एक्सप्रेस पे जाना चाहिए? मैं कभी सजेस्ट नहीं करूंगा। हां, अगर मेरे पास सरप्लस कैपिटल है, अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूं, मेरे 3 जगह प्रॉपर्टी में पैसे लगाने का ऑप्शन है, तो यमुना एक्सप्रेसवे आज की तारीख में लगाने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन ज्यादातर बायर मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के वाले बायर नहीं होते हैं, और उनको मैं कभी यमुना एक्सप्रेसवे को मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। वो स्पेकुलेटिव न्यूज के आधार पर वहां इन्वेस्ट ना करें। दीपक जी, अंतिम सवाल होगा आपसे। जैसे हमने देखा कि जेवर में अच्छा एप्रिसिएशन दिखा है, अगर हम आगे 5 साल का नजरिया लेकर चलें, क्योंकि अप्रैल से एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, जाहिर तौर पर उसके बाद हलचल बढ़ेगी, कमर्शियल डेवलपमेंट बढ़ेगा, तो अगले 5 साल में प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन में कितने बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं? दीपक जी, अगर हम लोग नेक्स्ट 5 ईयर्स का होराइजन लेके चल रहे हैं, तो आज की डेट से मुझे लगता है कि एवरेज में आपको 2.5x का ग्रोथ होगा अगले 5 साल में। उसके कई फैक्टर्स हैं, जैसे रवि जी ने बताया, मैं उसका अलग से आंसर करूंगा। एक की इंफ्रा डेवलपमेंट है, ये क्लियर है, जहां भी इंफ्रा डेवलपमेंट होगा लोग वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। दूसरा फैक्टर क्या है कि नोएडा में या दिल्ली से जो लोग माइग्रेट करके वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ही मालूम है कि वो 4 साल 5 साल बाद जब एरिया डेवलप हो जाएगा तब वहां पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक बहुत बड़ा और फैक्टर है दीपक जी, यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा तक जो एक टूरिस्ट प्लेस है, और मथुरा वृंदावन, बहुत ऐसे लोग हैं, टूरिस्ट लोग जो यहाँ आते हैं डायरेक्टली यमुना एक्सप्रेस में होके ही जाते हैं, तो उनका भी अब कंट्री से भी आउट ऑफ एनसीआर से भी इन्वेस्टमेंट आता है, जिनका ये मानना है कि वो अगले 5 साल या 10 साल में वहां पर मूव कर सकते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट है। तो प्राइस अप्रिशिएशन आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में 2.5x इजिली है वहां पर। बिल्कुल, यानी इस पूरी चर्चा में डेवलपर्स, एक्सपर्ट्स के नजरिए को समझने की कोशिश करें तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जेवर के प्रॉपर्टी मार्केट की सूरत बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि यहां निवेश को लेकर आप किसी तरह के फोमो स्ट्रेटजी में ना फंसे, इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है। 2 तरह की परिस्थितियां हैं। पहली ये कि आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं, 10 से 15 साल रुक सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो जेवर में प्रॉपर्टी मार्केट में तमाम संभावनाएं दिख रही हैं। लेकिन तब जब आप खुद जांच पड़ताल करके साफ सुथरी क्लियर टाइटल वाली प्रॉपर्टी को चुनें, किसी ऑफर आदि अधूरी जानकारी के साथ किसी निवेश को करने से बचें। दूसरी बात यह कि अगर आप ये सोचकर जेवर में प्रॉपर्टी निवेश कर रहे हैं कि आप वहां शिफ्ट होकर रहने लगेंगे, तो बुनियादी सुविधाओं की जो स्थिति एनसीआर के डेवलप हिस्सों में है, ऐसा जेवर में नहीं है। जॉब कैचमेंट एरिया, अच्छे हॉस्पिटल, स्कूल, शॉपिंग सेंटर आने में अभी काफी समय है। जैसा कि चर्चा में हमारे पैनलिस्ट ने भी कहा, तो इस चर्चा में हमारी कोशिश थी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास पनप रहे प्रॉपर्टी मार्केट पर आपको एक स्पष्टता दे सके। उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। आज के शो में फिलहाल इतना ही। रवि जी, बिपिन जी और दीपक जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहां वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जी बिजनेस पर खबरों का लगातार सिलसिला जारी है। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।